हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? एज ये हमारा तीसरा पार्ट है सेकंड चैप्टर का। तो हमने प्रीवियस जो दो वीडियोस हैं उनमें ये पढ़ा था कि फर्स्ट थिंग कि हमारे यहाँ फ्लोरा फौना इंडिया में कौन कौन से हैं और वो किस कंडीशन में हैं। सेकंड चीज़ जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज कि IUCN ने डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को किन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है 6 कैटेगरीज में, वो हमने डिस्कस करी। एंड उसके बाद जो हमारी सेकंड वीडियो थी इन दैट वी डिस्कस्ड कि नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो इन स्पीसीज़ को, इन फ्लोरा और फौना को हार्म कर रहे हैं और उन्हें एक तरह से एक्सटिंक्ट करने की कगार पर लेकर आ गए हैं। तो ये चीज़ अब डिस्कस करने के बाद हमारा आज का जो टॉपिक होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इस जो ये जो चेंज हो रहा है, ये जो बायोडाइवर्सिटी हमारी कम होती जा रही है ना, उसको हम लोग जो नेगेटिव फैक्ट्स है जिनकी वजह से ये ख़त्म होने की कगार पे आ गई है, तो उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड ऑल्सो वील डिस्कस कि इस सब को रोकने के लिए, इस सारे लॉस को रोकने के लिए क्या क्या कंजर्वेटिव मेजर्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट और बाय द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज दैट इज रिटन हियर। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन? आपको पता है इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट के हाफ, ओके, ओवर हाफ मतलब हाफ से ज़्यादा खत्म हो चुके हैं, मतलब जा चुके हैं, कट चुके हैं। इतने सारे हमने नेचुरल फॉरेस्ट को काट दिया है। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्राइड आउट। जो वेटलैंड्स होते हैं ना, वो क्या है, ड्राइड हो चुके हैं, पानी वानी वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है तो वो खाली हो चुके हैं। देन 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड। आपको पता है जो सरफेस पे वाटर बॉडीज होती है ना, जैसे लेक है, पॉन्ड है, ये जो सरफेस के ऊपर जो पानी होता है दैट इज ऑल्सो पॉल्यूटेड। अराउंड 70% ये पॉल्यूट हो चुका है। एंड 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव पाइप आउट। तो जो मैंग्रोव है हमारे यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, जो दलदल वाला एरिया होता है जहाँ पे ग्रो होते हैं, वो भी 40% ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं? तो उसका रीज़न यही है कि हमने जो नेगेटिव फैक्टर्स अभी पढ़े वो सारे इसके रीज़न होंगे। साथ साथ में इनके साथ ये जो प्लांट्स हैं, ये जो फॉरेस्ट है, इनके साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी कॉन्टिन्यूसली ख़त्म होते जा रहे हैं। और उसका मेन रीज़न भी बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ हंटिंग। जो हंटिंग होती है ना, और कमर्शियल ट्रेड जो होता है, वो इसका मेन रीज़न है। तो इट इज़ रिटन हियर, लेट मी हाईलाइट इट। विथ कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल, और कमर्शियली हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूएबल प्लांट्स वगैरह है ना, उनकी वजह से ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, मतलब ख़त्म होने के कगार पे वो पहुंच गई हैं। तो ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं? एक तो मेन रीज़न ये इसका यही है कि जो वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने बात करी थी ना हिमालयन यू के बारे में, है ना, जो जो जिससे हमें एंटी कैंसर ड्रग मिलता है, तो वो भी क्यों ख़त्म होने के कगार पे आ गया? क्योंकि हम उसका क्या करें, वो एक तो वैल्यूएबल प्लांट है और हम उसका कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। मतलब कमर्शियली यूज़ करना मतलब पैसे के लिए उसको सेल करना, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के पर्पज़ से। तो इसीलिए वो खत्म होने के कगार पे आ गया है। सिमिलरली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको भी लोग हंट करके, उनके भी जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उन्हें ट्रेड किया जाता है। वो भी डिफरेंट, उनके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं, एंड दैट्स वाई उनको ट्रेड किया जाता है। और उस ट्रेडिंग को लोग अर्निंग करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं, और उसकी वजह से उनकी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ कितने सारे वाटर बॉडीज पोल्यूट हो गई हैं, कितने जो वेटलैंड्स हैं वो ड्राइड अप हो चुकी हैं, और कितने सारे नेचुरल फॉरेस्ट चले गए हैं, और मैंग्रोव कितने वाइप आउट हुए हैं। दैट नंबर यू शुड कीप इन योर माइंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसका कल्चरल इफेक्ट क्या पड़ा है, ये जो नेगेटिव फैक्टर्स थे उनका कल्चरल इफेक्ट क्या रहा है हमारे कल्चर पे। तो देखिए, ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, इन्होंने जो इफेक्ट डाला है फ्लोरा और फौना पे, दैट मीन्स फ्लोरा और फौना ख़त्म होते जा रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो उसका इफेक्ट अकेला बायोलॉजिकल नहीं है कि भाई इतनी सारी जो लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है। इसका जो एक लॉस है वो कल्चरल डाइवर्सिटी का भी है। भाई कैसे है? इट इज़ स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। हाउ? क्योंकि जो
फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो लोग रहते हैं, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो फॉरेस्ट के ख़त्म होने की वजह से उनका जो रहने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के ऊपर। जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फिर उनको उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आ जाएंगे, ठीक है। जैसे उसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो फॉरेस्ट से ही लेती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई लिक्विड हो या मेडिसिन हो, कोई भी उनका जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं या स्पिरिचुअलिटी हो, क्योंकि उनके लिए द फॉरेस्ट आर गॉड, ठीक है। तो स्पिरिचुअली भी वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सो ये क्या होता है, इन सब में ये जो पुअर लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो दे आर वेरी प्योर, क्योंकि वो तो अर्निंग के पर्पज से कुछ काम नहीं करते हैं, दे जस्ट वांट टू लिव, अपने लिविंग के लिए वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। उन सब में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं वेमेन। ना हाउ दे आर अफेक्टेड, उनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड है। देखिए, यूजुअली अगर आप देखेंगे, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं वो लोग, उनमें विमेन के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल। भाई फ्यूल का कलेक्शन करना है उन्हें, इसके अलावा भी बहुत सारे काम उनको करने होते हैं। उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये और देख लेते हैं कि और कौन से काम विमेन करती हैं, ठीक है। सो फ्यूल कलेक्ट करने के साथ साथ वो फॉडर कलेक्ट करती हैं अपने एनिमल्स के लिए, जो चारा वगैरह होता है ना वो कलेक्ट करती हैं। देन वाटर कलेक्ट करती हैं एंड अदर बेसिक सब्सटेंसेज, जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह हैं जो बेसिक चीज़ें उनकी ज़रूरत पड़ती है, बेसिक सब्सटेंसेज नीड, ये फुलफिल करने के लिए वो फ्यूल, वुड, ये सब चीज़ें कलेक्ट करके जंगल से लेकर आती हैं ना। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, अब क्योंकि फॉरेस्ट को हम डे बाई डे कट कर रहे हैं तो ये कम होते जा रहे हैं, तो ये जो डिग्री है ऑफ विमेन इंक्रीजेस, उनकी जो बुरी हालत है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब उनके ऊपर काम का बर्डन इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पहले उनको कम एरिया में जाना पड़ता था, पास में ही जंगल में मिल जाता था सब कुछ, अभी जंगल कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करना पड़ता है, मोर देन 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज। ओके, सो दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखो, उनके पास जो घर का काम है वो तो रहता ही है, अब उनको बाहर और लंबी लंबी डिस्टेंस पे जाना पड़ता है, तो उनका जो और एक्स्ट्रा काम होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास काम का बर्डन ज़्यादा हो गया है, और इसीलिए जब काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, उनको जो नरिशमेंट मिल रहा है वो तो जितना पहले मिल रहा था उतना ही मिलेगा, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं विमेन के लाइफ में। एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम, अब वो क्या करती हैं, जैसे उनको ज़्यादा काम करना है, बहुत देर तक काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके लानी है, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर पे अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देती हैं, है ना। एंड इट इंक्रीज्ड आवर्स ऑफ वर्क, भाई इसकी वजह से क्या होता है, उनके बच्चों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि उनका जो काम है उसके आवर्स बढ़ गए हैं, काम के बढ़ने की वजह से उनको अपने बच्चों को टाइम देने के लिए वो नहीं मिल पाता है टाइम, और अपने घर का ध्यान रखने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन, और उसके कुछ सोशल इफेक्ट भी रहते हैं। जैसे आपको पता है, अगर हमारे घर पे भी हमारी मॉम नहीं है, मतलब देयर शुड बी समवन जो घर का, इट इज़ ऑल्सो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि घर पे आपकी हर किसी का ध्यान रखने के लिए कोई पर्सन हो, तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अलावा अगर कोई लेडी घर के बाहर का भी काम कर रही है, जॉब भी कर रही है, दैट मीन्स सी इज़ डेफिनेटली हैविंग ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस सब के बीच में वो बैलेंस बना पाना और फिर खुद की लाइफ का ध्यान रख पाना, अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उसकी रह जाती हैं ना। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका पड़ता है बेटा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवर ड्रॉट, भी जो डिग्रेडेशन होता जा रहा है, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, उसकी वजह से इन जो फ्लड्स वगैरह हैं वो भी आते हैं। ऑल्सो हिट द पुअर एंड हार्डेस्ट, उससे जो फ्लड आएगा वो भी किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जो पुअर है उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो पोवर्टी इन दीज केसेस इज ए डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अगर हम इस तरह से समझें, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम समझें, तो वील सी कि कहीं ना कहीं जो ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जो ये लीड कर रहे हैं इतने सारी फॉरेस्ट वगैरह को कट करने के लिए, वो जो लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे भी
ख़राब करते जा रहे हैं। दैट मीन्स पॉवर्टी जो है वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। तो एक आप ये भी समझ सकते हैं कि पॉवर्टी का एक मेन रीज़न क्या है, वही फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। ओके, तो हमने जस्ट अभी समझा कि फॉरेस्ट अगर हम कट करते हैं तो इकोनॉमिकली लोगों की कंडीशन भी ख़राब हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों की अच्छी कंडीशन बनाए रखने के लिए भी फॉरेस्ट को ना काटें, एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो बना के रखें ना। हमारे अलावा जो गवर्नमेंट है और जो हम लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इंडिया में क्या स्टेप्स ली गई हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। सी, कंजर्वेशन इन द फॉरेस्ट, conservation in the background of rapid decline of wildlife pollution, population and forestry has become essential। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये essential है। क्या essential है भाई? कि हम कंजर्वेशन करें फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का इंडिया में। क्यों ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसेंशियल क्यों है, ज़रूरी क्यों है बेटा? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो हम सबकी लाइफ में प्रिजर्वेंस करते हैं। किस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं? दे प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो एक बार फटाफट से आप इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये क्या करते हैं। दे कंजर्वेशन प्रिजर्व्स, अगर हम कंजर्व करेंगे तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिजर्व होगी एंड उसके साथ हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो, जैसे कि वाटर, एयर, ये इन सब की क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, डिग्रेड नहीं होंगे, चाहे वाटर हो, एयर हो, सॉइल है, इन सब की क्वालिटी जो है वो अच्छी बनी रहेगी। एंड इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब हम सबके जीन्स अलग अलग होते हैं ना, ह्यूमंस के, इवन ह्यूमंस में भी किसी की नोज़ अलग है, सबका डीएनए अलग अलग होता है, सबके बोलने का तरीका, किसी की आवाज़ अलग, किसी की हाइट अलग है। तो वी हैव गॉट सम जेनेटिक डिफरेंस। तो वो जेनेटिक डिफरेंस भी इंक्रीज होता रहेगा, है ना। नहीं तो फिर वो उनका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग सब धीरे धीरे गायब होता रहेगा। ह्यूमंस, प्लांट्स वगैरह सब कुछ, तो जितनी भी डाइवर्सिटी है, चाहे वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, वो भी अच्छी बनी रहेगी अगर हम कंजर्वेशन करते हैं। वो खोएगी नहीं, मिटेगी नहीं, है ना। फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल क्रॉपिंग करते हैं, है ना, ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ पे अभी भी डिपेंड करते हैं। जो फिशरी हम करते हैं, फिश वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक डाइवर्सिटी। भाई वो भी डिपेंड करता है कि एक्वेटिक डाइवर्सिटी हो, अलग अलग टाइप की फिश होंगी तभी तो उनकी डिमांड भी अलग अलग टाइप की होगी, वरना एक ही टाइप की फिशेस बचेंगी या फिर फिशेस कम बचेंगी। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। नाउ ये समझने के बाद कि इनको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, कंजर्वेशन से क्या होगा, हम ये देख लेते हैं कि कंजर्वेशन की कौन कौन सी स्टेप्स हमारी कंट्री में ली गई हैं। तो सबसे पहले है, वी विल रिमेंबर द डेट और द ईयर 1960s एंड 1970s। तो इसमें क्या हुआ, जो कंजर्वेशनलिस्ट होते हैं उन्होंने डिमांड करी कि भाई एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ मतलब पूरे नेशन के लिए एक बड़ा सा, पूरे नेशनल लेवल पे एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया जाए। और इसी के वजह से द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था इन 1972। मतलब कि एक नया रूल पास हुआ पार्लियामेंट में जिसका नाम रखा गया द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे कि भाई उसमें हम क्या क्या करेंगे। तो उसका रीज़न था, वेरियस प्रोविजंस दिए थे उसमें फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, कि भाई हम हैबिटेट्स को कैसे बचाएंगे, जो वाइल्ड लाइफ वाले हैबिटेट्स हैं, मतलब फॉरेस्ट जो है वो किसी का हैबिटेट है ना, वहाँ पे कई सारे एनिमल्स रहते हैं, उन सबको हमें बचाना है तो हमें उन फॉरेस्ट को भी बचाना पड़ेगा। तो इस टाइप से उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए कि हम उनके हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसी वाज आल्सो पब्लिश्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि इसके साथ साथ ये जो एक्ट पास हुआ, इसके साथ साथ एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में जितने भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं कि भाई हमारे इंडिया में कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो शायद ख़त्म हो सकते हैं, है ना, जो बहुत कम बचे हुए हैं, तो हमें उन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उन्हें हमने बोल दिया ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं और इनका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ना, अगर आप जैसे ब्लैक बक का केस मैंने आपको बताया था कि उसमें सलमान खान के ऊपर लंबा केस चला। क्यों चला भाई? क्योंकि ब्लैक बक क्या है, एक प्रोटेक्टेड स्पीसी है, मतलब हमारे यहाँ उसकी जो नंबर है वो कम बचा हुआ है, और अगर उसको कोई मारेगा, हंटिंग करेगा इलीगली,
तो फिर उसको उसके ऊपर केस चलेगा, उसको फिर पनिशमेंट वगैरह भी बहुत सारी रहेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, प्लस उससे कुछ पैसा वगैरह भी लिया जाएगा, जिससे उसको एक तरह से वो कह सकते हैं कि उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो दैट ऑल कैन बी डन, इस तरह के कुछ प्रोविजंस रखे गए। तो इससे क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे तो। देन द थर्स्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो मेन उसका जो थर्स्ट था, मेन उसका जो एक तरह से कह सकते हैं गोल था, वो क्या था कि जितनी भी जो बचे हुए रिमेनिंग पॉपुलेशन है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको बचा के रखना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाय बैनिंग हंटिंग, उनकी जो हंटिंग है वो नहीं होगी अब। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया ना, मतलब उनको एज ह्यूमन मानेंगे कि भाई अगर आप किसी ह्यूमन को परेशान करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना, आप पे केस हो सकता है। ऐसे ही अगर आप किसी एनिमल को मार देंगे तो उस पर भी आप पे केस चलेगा, बिल्कुल वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी जो आप ह्यूमन के साथ अगर कुछ रॉन्ग करते हैं तो उस पर पनिशमेंट मिलती है ना। टू देयर हैबिटेट, भी उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ का भी जो ट्रेड होता है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सब्सिक्वेंटली जो सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो भाई उसी का रिजल्ट ये हुआ कि ये जो एक एक्ट बनाया था, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के अंदर ही ये प्रोविजंस रखे गए कि हम नेशनल पार्क्स बनाएंगे, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे, जिससे हम वहाँ पे जो एनिमल रहते हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट लगे हुए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो आपने देखा होगा उस जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है। वो पुलिस का काम नहीं करते हैं, मतलब वो चोरों को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि वो उन लोगों को पकड़ते हैं जो फॉरेस्ट को हार्म करते हैं, जो फॉरेस्ट कट कर रहे होते हैं या फिर वो हंटिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों को वो पकड़ के जेल में पटक देते हैं। तो समझ में आया? नाउ इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये तो एक चीज़ हो गई कि एक्ट बना दिया, रूल बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, नेशनल पार्क बना दिए, उसके उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए फॉरेस्ट गार्ड वगैरह रख दिए, है ना, वो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिससे क्या होगा, जो स्पेसिफिक एनिमल्स हैं उनको वो क्या कर सके, बचा सके। जैसे कुछ स्पेशली जो टाइगर है, ठीक है, वो हमारे यहाँ थ्रेटेंड है क्योंकि उसका नंबर बहुत कम बचा है। अगर आप देखेंगे, आपको पता है एवरी 3-4 ईयर में टाइगर्स का जो नंबर होता है ना, वो काउंट होता है कि हमारे यहाँ कितने टाइगर्स हैं। एंड उसके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा जो एमपी है ना, वो टाइगर स्टेट का के नाम से फेमस है। आपने सुना ही होगा। इंडिया क्या है, सॉरी इंडिया नहीं, इंडिया में एमपी क्या है, टाइगर स्टेट है। भाई टाइगर स्टेट क्यों है? क्योंकि इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं हमारे यहाँ पे एमपी में हैं, ठीक है। तो अभी तो उससे पहले हमसे टाइगर का जो टाइगर स्टेट का जो वो था, एक तरह से जो नेम दिया हुआ था टाइगर स्टेट का, वो छीन लिया गया था, क्योंकि एक दूसरा स्टेट है, शायद केरल है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई थिंक शायद केरल है या आंध्र प्रदेश है, ऐसे ही कुछ दोनों में से कोई एक है, सदर्न साइड ही कोई स्टेट है, जिसमें हमारे एमपी से सिर्फ कुछ ज़्यादा टाइगर्स हो गए थे, तो उसको टाइगर स्टेट का नाम दे दिया गया था, वो टाइगर स्टेट बन गया था। लेकिन जब जो दोबारा से जो काउंटिंग हुई है टाइगर्स की, उसमें हमारे यहाँ 2 टाइगर्स ज़्यादा हैं ओनली। तो अगर हमारे यहाँ टाइगर को ऐसे ही मारा गया या टाइगर्स को नहीं बचा के रखा गया, तो हमारे यहाँ भी टाइगर का नंबर जो है फिर से हमारी टाइगर स्टेट होने का जो एक नाम दिया गया है हमें, वो छीन लिया जाएगा हमसे, और वो दूसरे स्टेट के पास पहुंच सकता है। सो इट इज दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेकर आती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया। बुक के बारे में डिस्कस करते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो सी, अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें टाइगर्स को बचाने के लिए, जिसमें जो थ्रेटेंड एनिमल्स हैं, उसमें टाइगर भी है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स भी है, कश्मीर स्टेग भी है, हंगुल बोलते हैं उसको, वो भी है। देन 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, द एशियाटिक लॉइन एंड अदर्स। इन सबको बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है। हम अभी बात करेंगे किसके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो अभी नीचे दिया हुआ है, तो वी विल टॉक इट इन डिटेल। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बग चिंकारा जिसको बोलते हैं, वो है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसे गोदावन भी बोला जाता है, एंड स्नो लियोपर्ड है। इन सबको बचाने के लिए भी कुछ लीगल प्रोटेक्शन, फुल और लीगल प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया है अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया।
मतलब अगर यहाँ इंडिया के अंदर कहीं पे भी इनको हंट किया जाता है या इनका ट्रेड किया जाता है तो फिर उसके ऊपर पूरा केस चलेगा, लीगली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे ये मैंने आपको बताया अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हम आज डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर। तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो उसी का रिजल्ट था कि भाई 1972 में हमने वो एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, तो उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट टाइगर का जो एक प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया इन 1973। अथॉरिटीज रियलाइज दैट टाइगर पॉपुलेशन हैड डिक्रीज्ड, जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो गई थी। आपको पता है कितनी कम हो गई थी? सी, हमारे यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 थी। ओके, इतनी एस्टिमेटेड थी, और कितनी रह गई? 1827। बताओ, पूरे 100 साल में 55,000 टाइगर से 1827 टाइगर्स रह गए। तो अब बताओ, ऐसे हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है? 55,000 से 100 साल में बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो इतने सारे थाउजेंड ख़त्म हो गए, तो नेक्स्ट सेंचुरी जब ख़त्म होगी तब तक तो ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, है ना? तो द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, मतलब कई सारी हैं, जो बहुत सारी थ्रीट है, किसकी वजह से भी इतने सारे टाइगर क्यों खत्म हो गए, ये भी तो एक रीज़न है ना कैसे खत्म हुए। तो उसके मेन रीज़न यही कि देखो, एक तो पोचिंग होती है उसकी, मतलब इलीगल हंटिंग होती है ट्रेड करने के लिए। देन श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका घर, मतलब उनका फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं तो वो रहेंगे कहाँ पे, है ना? तो वो मतलब जो पीपल रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग फिर डर के मारे उनको मार देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये ह्यूमंस को ना हार्म करें, अटैक ना करें उनके ऊपर, तो कई बार उनको मार भी दिया जाता है ऐसे करके। देन डिप्लीशन ऑफ प्रे, जो बेसिक स्पीसीज होती हैं जिनको वो खाते हैं, भाई जब जंगल कटेंगे तो जो एनिमल्स जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके पास फूड नहीं मिलेगा उनको, तो वो बेचारे भूख से ही मर जाएंगे। फिर जब वो मर जाएंगे तो फिर टाइगर क्या खाएगा? टाइगर के पास भी प्रे नहीं बचेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो एक कॉज इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें खाने के लिए फूड चाहिए, तो फूड के लिए खेती करनी पड़ेगी, खेती के लिए ज़मीन चाहिए होगी, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जंगल को कट कर देते हैं। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, हम फर्श को काटते हैं, ज़मीन अपनी बना लेते हैं, उस पर बिल्डिंग बना लेते हैं, उसके ऊपर ही हम अपने जो खेती करने के लिए ज़मीन बना लेते हैं। लेकिन इस सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हम अपना घर बनाने के लिए जो एनिमल्स हैं उनके घर को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक मेन रीज़न है जो नंबर ऑफ टाइगर्स डेक्लाइन हुआ उसका। देन द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, भी टाइगर की स्किन का ट्रेड भी होता है, बहुत कॉस्टली जाता है, और उसकी बोन को भी ट्रेड करते हैं, उससे क्या है कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह बनती हैं। एंड स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज, जो हमारे एशिया की कंट्रीज़ हैं उसमें ये ज़्यादा है कि टाइगर को हम क्या करते हैं, मतलब यूजुअली सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइगर्स को ऐसे ट्रेड करने के लिए मार देते हैं। तो ये भी उसका एक मेन रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ एशिया, पूरे एशिया में टाइगर्स जो हैं वो एक्सटिंक्शन के वर्ड्स पे आ गए हैं, मतलब एक्सटिंक्शन होने के कगार पे आ गए, ख़त्म होने के, मतलब उनका नंबर बहुत कम बचा हुआ है। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं उसकी 2/3 टाइगर जो है वो इंडिया नेपाल के एरिया में रहते हैं। तो सोचो कितने कम टाइगर बचे होंगे जब हमारे यहाँ इतने कम बचे थे। सो द टू नेशन बिकेम प्राइम टारगेट ऑफ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड का 2/3, मतलब कि अगर वर्ल्ड में 3 है तो 2 आपको कहाँ मिल जाएंगे, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर वाले एरिया पे मिल जाएंगे, इतने इतने वहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं। तो जो ट्रेड करने वाले हैं, जो पोचिंग करने वाले हैं, जो मारते हैं उनको इलीगली, वो लोग भी यही सोचेंगे ना कि यहाँ पर ज़्यादा टाइगर मिलेंगे तो हम यहीं पर उनको ढूंढें, तो कई बार उनका इलीगली उनको मार दिया जाता है, उनको हंट किया जाता है। तो जो हंटर हैं वो भी यहीं पर नज़र गड़ा के रखते हैं कि हमें यहाँ पे से एनिमल मिल सकते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा खतरा है उनके ऊपर। ठीक है, इसीलिए क्या शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ठीक है, सो लेट्स सी कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके वो कैसे बना, क्या हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर इज़ वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से इसको पब्लिश किया गया, एंड ये कैंपेन शुरू किया गया एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1973 में से लॉन्च किया गया। अब इसके अंदर क्या था, द टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन इंडेंजर्ड स्पीसी but with equal importance as a means of preserving biotype and sizable magnitude। भाई देखो, टाइगर कंजर्वेशन को इन्होंने क्या बोला कि भाई इसको ऐसे मत देखिए आप कि हम सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीसी को बचा रहे हैं, कि भाई ये खत्म होने वाले हैं इसलिए हम इसको बचा रहे हैं, बल्कि इसको ऐसे समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटाइप और साइजेबल मैग्नीट्यूड को
प्रिजर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स जो लाइफ है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस बना रहे हैं। जो अलग अलग बायो का बैलेंस है हमारे यहाँ पे, जो नेचर ने क्रिएट किया है कि भाई नेचर ने इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं, इतने ह्यूमन बनाए हैं, इतने एनिमल्स बनाए हैं, उन सबका एक बैलेंस है। अगर कोई भी एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेचर जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम उसको एक साइजेबल मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, उसको इक्वलिटी पर लेकर आ रहे हैं। तो ये उसका उन्होंने एक एम रखा। देन अब आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व एरियाज हैं, ऐसे नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व हैं, जिन पे टाइगर को रिजर्व किया गया है। तो देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, नाम याद रखिएगा और स्टेट भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। देन बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, एंड मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बट मेन आपको नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, केरला में है, असम में है और राजस्थान में है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एरियाज जहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं। इनके नाम याद रखिएगा और इनकी स्टेट भी याद रखिएगा। तो पहले क्या था, कुछ स्पेशल स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, बट अभी जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करने के अलावा, जो उसके जो फ्यू कंपोनेंट्स हैं उस पर फोकस करने के अलावा बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एक आध, जैसे टाइगर को ध्यान रखा, ब्लैक बक का ध्यान रख रहे हैं, नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट द होल बायोडाइवर्सिटी। जो पूरे उस प्रोटेक्टेड एरिया में जो भी एनिमल्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मीजर। तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। और उसी का एक रिजल्ट है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इवन इंसेक्ट्स, उनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 और 86 में, देखो पहले हमने पढ़ा था वो प्रिजर्वेशन एक्ट था 1972 का। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 86। इसके अंदर भी बहुत सारे जो बटरफ्लाइज हैं, मोथ हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, बीटल, इन सबको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। पूरी लिस्ट बनाई गई है प्रोटेक्टेड स्पीसीज की। ठीक है, इवन 1991 में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी भी एक लिस्ट बनाई कि भाई इनको भी हमें बचाना है। पहले हम सिर्फ एनिमल्स के ऊपर, जो बड़े एनिमल्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे थे, बट अभी इंसेक्ट्स के ऊपर और जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी 6 स्पीसीज के ऊपर 1991 में उनको भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया। ना लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे हमारे जो गवर्नमेंट ने जो प्लान्स बनाए, जो एक्ट लेकर आए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी सारे ग्रुप बना दिए कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं, अब नेशनल पार्क्स बना दिए हैं। तो ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ये ऐसा फॉरेस्ट है, ये ऐसा फॉरेस्ट है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे जाना मना है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हम अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि भाई कितने टाइप के फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ को, रिसोर्स को कंजर्व करना चाहते हैं, तो इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसे रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंडिया में क्या किया हुआ है, इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो दीज आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो भाई इनके, ये जो इनके ओनर हैं, भाई ये फॉरेस्ट किसका है, या तो गवर्नमेंट खुद चलाएगी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देंगे। ठीक है, या तो गवर्नमेंट खुद देखेगी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट वो देखेगा, जिसके जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी देख सकता है। तो इसके अंदर फॉरेस्ट को डिवाइड किया हुआ है। पहली चीज़ हम देखेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो पहले हम रिजर्व के बारे में बात करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो आप ये देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट में आपका सारा जितने भी फॉरेस्ट है ना, उसका आधा क्या किस में कर दिया है हमने, रिजर्व में कर दिया। हमारी गवर्नमेंट ने मोर देन हाफ फॉरेस्ट जो हैं टोटल फॉरेस्ट के, उनको रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस किया है। अब इसके अंदर रिजर्व का मतलब क्या हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। तो अगर जैसे ये बात करते हैं ना कि हमें क्या करना है, हमें वाइल्ड लाइफ को, हमें रिसोर्सेज को बचा के रखना है, तो उसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो सबसे वैल्यूएबल है। जिनको रिजर्व किया हुआ है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। नाउ
नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या होंगे? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो वही 1/3 को क्या किया हुआ है? प्रोटेक्टेड एरिया में डाल दिया है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया में डाला है, एंड दिस फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। तो इनको रोका जाएगा कि इसके अंदर कोई कट ना करें, कोई प्लांट वगैरह, है ना, जिससे क्या है इनका डिप्लीशन रोका जा सके। अब जो थर्ड टाइप का फॉरेस्ट है वो कौन सा आता है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। भाई अनक्लास्ड क्यों है? क्योंकि इसकी कोई क्लास नहीं बनाई, एक रिजर्व हो गया, एक प्रोटेक्टेड हो गया। अब जो बचा हुआ है इसको क्या कर दिया इन्होंने? अनक्लास्ड फॉरेस्ट कर दिया। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ कॉमन एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। तो भाई ये सबके होंगे, जैसे हम लोग रह रहे हैं वो सारे एरियाज भी आ जाएंगे, मतलब हमारे आसपास जो छोटे मोटे फॉरेस्ट होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर हम इन तीनों कैटेगरीज में से देखें तो जो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज हैं, ये कैसे हैं बेटा? ये इनको ऐसे बोलते हैं कि भाई ये परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट मेंटेन बाय फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इनको परमानेंटली क्या करके रखा हुआ है? प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है। एंड फॉर प्रोडक्टिव रीजन, की यहाँ पे अच्छे से जो चीज़ें, सॉरी, प्रोटेक्टिव रीजन की इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। हमारे यहाँ एमपी में सबसे ज़्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं। अराउंड हमारे टोटल एरिया का 75% जो है वो फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो भाई जो हमारे यहाँ जो परमानेंट फॉरेस्ट है उनमें 75% जो है वो प्रोटेक्टेड में आएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ आपको पता ही होगा अराउंड अराउंड 11 हमारे यहाँ नेशनल पार्क हैं, ठीक है, सब ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अराउंड 25। सो मिनी प्रोटेक्टेड एरियाज आर देयर इन एमपी। इसके अलावा अदर देन एमपी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज इन इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। वेर इज जो बिहार है उसमें थोड़ा कम है, हरियाणा में भी कुछ एरिया प्रोटेक्टेड है, पंजाब में भी प्रोटेक्टेड है, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पर भी कुछ कुछ हैव ए बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इसके अंदर भी कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में काउंट किया गया। तो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली। एमपी में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, इन सब में बहुत सारा एरिया है। और जो बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन सब एरियाज में कम प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, बट प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और जो गुजरात है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, क्योंकि देखो गुजरात में क्या है, रन ऑफ कच्छ वगैरह है, वहाँ पे थोड़ा दलदल वाला एरिया ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वहाँ पे क्या है, जो ट्राइबल पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसको अनक्लास किया हुआ है, क्योंकि वो उसमें जैसे अगर वहाँ पे उसको प्रोटेक्टेड कर देंगे, रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, तो उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ पे लोग रहते हैं उसके अंदर, तो वो उनका होम उनसे नहीं छीन सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने उसको किस कैटेगरी में डाल दिया है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उसको मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। एंड नाउ सी, एज वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है एंड थोड़ा सा पोर्शन है जो बचा हुआ है, तो आई थिंक इट्स नॉट गुड कि मैं इसी पोर्शन में उसको डाल दूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी एंड एक बार में आपको समझ में भी नहीं आएगा। इट्स बेटर आप पोर्शंस में देखें। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं लास्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लूँगी, और जो बचे हुए 1-2 टॉपिक्स हैं हमारे उनको भी डिस्कस कर लूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू।